Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं इकाई के बारे में, जहां से हमारा 4th ब्लॉक शुरू होता है। इसी इकाई के साथ खंड 4 की शुरुआत करेंगे हम। तो हमारी 10वीं इकाई रहेगी जाति, वर्ग और जनजाति। तो इसमें मेन पॉइंट भी यही रहने वाले हैं, जाति के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस पहले थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहचान किसी भी व्यक्ति की सामाजिक समूह के साथ होती है, तो सामाजिक संबंधों के साथ होती है। तो इन्हीं सामाजिक पहचानों को वंशागत तरीके से डिवाइड करते हैं तो वो जाति कहलाता है। आर्थिक तरीके से पहचानते हैं तो वो वर्ग बन जाता है। और इसी तरह जनजातीय समूह होते हैं, समूहों की खास विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर अगर हम पहचान करते हैं समाज में, तो वो जनजाति बन जाती हैं। कुछ पहचानें धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भी होती हैं। तो हम इस इकाई में जाति, वर्ग और जनजातियों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। भारत समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जो कि जाति, वर्ग, जनजातियों के प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो आइए गाइस पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं जाति के बारे में। तो जाति का संबंध किसी सामाजिक समूह के संबंधों से है, यानी कि सामाजिक समूह होते हैं जो एक तरह के समूह जो कि जन्मजात होते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर तय की जाती है किसी की भी जाति। जाति वंशागत होती है, यानी कि वंश के आधार पर जाति बनाई जाती है। किस वंश में जन्म ले रहे हैं उसके आधार पर जाति होती है। जाति वंशानुगत के साथ साथ अंतर्विवाहित भी होती है, यानी कि जाति अंतर्विवाहित, यानी कि एक ही जाति में विवाह करने के बाद तय होती है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति में शादी कर रहा है, जाति के लोगों के साथ शादी कर रहा है, एक ही जाति के लोग शादी कर रहे हैं, उसके आधार पर जाति तय होती है। जाति की प्रमुख विशेषता है कि वो परंपरागत रूप से सभी जातियों को समाज में विशेष कार्य या फिर व्यवसाय दिया गया है, यानी कि सभी जातियों का अपना अपना विशेष कार्य है, जो कि जाति के आधार पर डिवाइड किया गया है व्यवसाय को। सामाजिक रूप से जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। ये बहुत पहले होता था, अभी ये चेंज हो चुका है। पूर्व में अछूत जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे हम दलित भी कहते हैं। समय के साथ साथ विशेषकर स्वतंत्रता के बाद जातियों की इन विशेषताओं में बहुत बदलाव आए, लेकिन आज भी कुछ परिवर्तन नहीं आए हैं, जैसे कि वंशानुगत और अंतर्विवाह। यानी कि जातियों की ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें आज भी बहुत कम परिवर्तन आया है। वंशानुगत यानी कि जन्म के साथ ही जाति निर्धारित कर देना, और अंतर्विवाही यानी कि जाति की जाति में ही शादी करना। इसके अलावा अलोय टाइमन के अनुसार उनकी एक बुक है होमो हाइसरिक, उसके अंतर्गत भारत में विभिन्न जातियों की श्रेणीबद्ध वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने जातियों में सबसे ताकतवर जाति ब्राह्मण को माना है, जो कि क्षत्रियों से ही कहीं अधिक निर्णायक भूमिका अदा करती है। लेकिन डायोमो ने इस तर्क को कई लेखकों विशेषकर निकोलास डिक ने चुनौती दी। यानी कि डायलोमो का ये तर्क है जो जाति में सबसे ताकतवर जाति ब्राह्मण होती है, ये गलत ठहराया है निकोलास ने। उन्होंने कहा है कि इसमें सामाजिक परिवर्तनों की समझ में पूरी तरह से असफल है, यानी कि ये सामाजिक परिवर्तनों की समझ नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणवादी वर्गीकरण सिद्धांत को ये सभी हिंदुओं के ऊपर लागू कर रहे हैं, जबकि सभी हिंदुओं में समान रूप से ये लागू नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सत्ता और आर्थिक कारक जाति के इर्द गिर्द घूमते हैं, न कि ब्राह्मण के
ऊपर। तो अन्य व्यक्तियों ने भी यह संकेत दिया कि जातिगत वर्गीकरण स्थायी वर्गीकरण नहीं है तथा वह लचीला और विशेषकर संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। इसीलिए कोई भी जाति स्थायी रूप से कभी भी ऊंची नहीं हो सकती। सभी अपनी अपनी जाति को, अपने अपने व्यक्तित्व को उभारने में लगे हुए हैं। तो किसी भी टाइम कोई भी जाति ऊपर हो सकती है, ताकतवर हो सकती है। ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये एक लचीला और विशेष संदर्भ में वर्गीकरण बताया है उन्होंने। निकोलस टर्क ने बताया कि ब्राह्मण एवं उनके लेख भारतीय जीवन के सामाजिक सद्भाव के केंद्र में नहीं हैं। उनके दृष्टिकोण के अनुसार सत्ता, संबंध एवं संसाधनों तथा व्यक्तियों का नियंत्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्राह्मण के कर्मकांड विशेषज्ञ से। ब्राह्मण केवल कर्मकांड के विशेषज्ञ ही होते हैं। वे ताकतवर शासक परिवारों के अधीन होते हैं, यानी कि वो ताकतवर फैमिलियों के कर्मकांड विशेषज्ञ होते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। तो उन्हें हम सबसे ऊपर नहीं कह सकते। जाति आधारित ब्राह्मणवादी प्रतिमान ब्रिटिश की समझ थी। ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य में समझा गया था, लेकिन जाति ने भारतीय समाज सुधार में बड़ी भूमिका निभाई है। यह ब्रिटिश कल्पना की उपज नहीं थी। डोयोमो से असहमत होते हुए समाजशास्त्री दीपशंकर ने भी तर्क दिया कि विभिन्न जातियों को एक निश्चित वर्गीकरण स्थान में रखा गया है, लेकिन फिर भी विशेष जाति पहचान के रूप में उभर कर सामने आती रही हैं। जातियाँ, राज्य की नीतियाँ, समाज कल्याण योजना, विशेषकर वंचित समूहों के कल्याण के लिए जातियों के आधार पर छुआछूत पर संवैधानिक प्रतिबंध में प्राविधान का लागू करना, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण देना, राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण देना, भूमि सुधार इत्यादि जाति के आधारित संबंधों को कमज़ोर किया है। इसके अलावा शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत का प्रभाव बहुत कम हो चुका है पहले की तुलना में। इस घटनाक्रम में रजनी कोठारी ने, D.L. सेठ ने जाति के निरपेक्षीकरण का नाम दिया है। भारतीय लोकतंत्र में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चलते सभी नागरिकों को चुनाव लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिला है। जाति मुख्य रूप से राजनीति का एकजुट हथियार बन चुकी है, जिससे सभी जाति के आधार पर संगठन बनाने लगे हैं और जाति के अनुसार एकजुट करने लगे हैं। इस वजह से जातिगत भेदभाव बढ़ भी गया है। इससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को भी लेने का मौका मिला। विभिन्न राज्यों में दलित एवं ओबीसी की भागीदारी रही है, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद से ही एक प्रकार से जाति की प्रकृति में परिवर्तन का परिणाम है। जाति आधारित संगठनों के अलावा कई राजनीतिक दलों ने जातीय मुद्दों को उठाया। इन राजनीतिक दलों का लक्ष्य कुछ खास जातियों को मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का प्रयास था दलित एवं पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाना। इसी प्रकार उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग को एकजुट किया चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल ने, लोक दल ने। इसके अलावा तमिलनाडु में DMK और AIADM ने पिछड़े वर्ग और द्रविड़ों को एकजुट किया। इसके अलावा कांग्रेस का समर्थन का आधार भी पिछड़े और दलित वर्ग थे। इसके बाद 2014 में बीजेपी का आधार भी यही जातियां रही। सरकार की नीतियां भी इन्हीं जातियों के मद्देनज़र रखकर बनाई जाती हैं। इससे विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास वर्ग। मोस्टली वर्ग और जाति को एक ही मानते हैं, यानी कि कैटेगरी और कास्ट को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ग है वो जाति से अलग है।
जाति की तरह वर्ग वंशागत नहीं है, यानी कि जन्म से ही डिपेंड नहीं होता। यह आर्थिक स्थिति से संबंधित है, यानी कि आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ है। किसी समूह के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण उनका वितरण से जुड़ा हुआ है। वर्ग आर्थिक श्रेणी है एक तरीके से, यानी कि आर्थिक स्थिति, इनकम स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्ग। लेकिन इनका संबंध गैर आर्थिक पहलुओं जैसे कि जाति, जनजाति या धर्म से भी है, क्योंकि मोस्टली ऊंची जाति के लोग होते हैं जो वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, और जो छोटी जातियों के लोग होते हैं वो कम पैसे वाले होते हैं। इसलिए इनका पहलू इनडायरेक्टली गैर आर्थिक पहलुओं से भी हो जाता है। मार्क्सवादी परिभाषा में अगर हम बोलें तो दो वर्ग होते हैं, गरीब और अमीर। अमीर जिनके पास संसाधन है, संसाधनों के मालिक हैं। गरीब वर्ग संसाधनों से वंचित हैं, वो केवल श्रम शक्ति है उनके पास। और अगर हम पूंजीवादी समाज को देखें तो जिनके पास संसाधन है वो बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। इसके अलावा स्वयं कार्य नहीं करते हैं ये लोग, बल्कि उद्यमी मज़दूरों का सहारा लेते हैं। जो मज़दूर होते हैं वो श्रम से मुनाफा या लाभ कमाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में दो वर्ग मौजूद हैं, पूंजीपति और बुर्जुआ। पूंजीपति या फिर बुर्जुआ वर्ग, दूसरा श्रमिक या मज़दूर वर्ग। इसके अलावा जातीय आधार पर पृष्ठभूमि का खुलासा किया गया है पूंजीपतियों के। कहा जाता है कि पिछली कुछ सदियों में इस वर्ग में वृद्धि हुई है बजाय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के पश्चात। भारत में उद्योग और अर्थव्यवस्था की स्थिति का बहुत छोटा हिस्सा है। कृषि की तुलना में औद्योगिक और मजदूर वर्ग भी बहुत छोटा वर्ग है। मजदूर वर्ग बहुत छोटा वर्ग है भारत में, लेकिन कृषि वर्ग का गठन और संगठन विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि वर्ग का वर्णन इस प्रकार से है कि जमींदार और किस्तकारों, अमीर किसान, मध्य किसान, मजदूर किसान, छोटे किसान, मंझले किसान, स्वतंत्र मजदूर वर्ग। जमींदार एवं किस्तकार सामान्य भारत में भूमि सुधार के लागू होने से पहले मौजूद थे, लेकिन वे पूरी तरह से अभी राज्यों में मौजूद हैं, वे गायब नहीं हुए। देश के कई भागों में नए वर्गों का उदय भी हुआ है भूमि सुधार के बाद, जिसने जमींदारी प्रथा को समाप्त ही कर दिया। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति दिखने को मिल रही है उनमें वर्ग फसलों की उगाई में लिप्त पाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे वर्ग भी हैं जिनके पास बहुत कम खेती की ज़मीन है। यह ज़मीन उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए वे अपनी ज़मीन के अलावा दूसरों की ज़मीन पे भी काम करते हैं, और ये छोटे और मंझले किसान होते हैं। इन वर्गों के अलावा कुछ ऐसे सामाजिक समूह भी हैं जो किसी निश्चित व्यवसाय में नहीं हैं। वे जो भी कार्य उपलब्ध होता है उसको कर लेते हैं। उसके पास खेती की ज़मीन भी नहीं होती, जीवन यापन के साधन भी नहीं होते। ऐसे लोगों को हम स्वतंत्र मजदूर भी कह सकते हैं। वर्ग और जातियों का नज़दीकी संबंध है। सभी वर्ग सभी जातियों में पाए जाते हैं, लेकिन दलित एवं निम्न वर्ग सबसे गरीब होता है जो उच्च जातियों से अधिक है। अमीर किसान, मध्य किसान ज़्यादातर उच्च जातियों से होते हैं, जैसे कि जाट, यादव, मराठा, रेहड़ी, कामा ऐसी जातियों से होते हैं, जबकि खेतीहारी मजदूर, छोटे मंझले किसान ज़्यादातर दलित और निम्न वर्ग से होते हैं। इसके अलावा उद्योग एवं कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में भी वर्ग होते हैं, जिससे कई प्रकार के मध्यम वर्ग होते हैं। उनमें प्रोफेशनल एवं सेमी प्रोफेशनल भी शामिल हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, पत्रकार। मध्य वर्ग सामान्यतः वह वर्ग है जो नौकरी पेशा है, चाहे सरकारी हो या निजी। मध्य वर्ग सजातीय वर्ग नहीं है, वे पूरी तरह से आर्थिक स्थिति एवं लोक सेवा पर निर्भर होते हैं। उनमें मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग भी शामिल हैं।
हमने जाति की बात कर ली, वर्ग की बात कर ली, तो आइए गए जानते हैं जनजाति के बारे में। जनजाति का अर्थ है जनजाति वर्ग के अंदर वे लोग होते हैं जिनकी अन्य जातियों से अलग पहचान होती है, यानी कि कुछ अलग पहचान होती है किसी जाति के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा, जाति मुख्य रूप से हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई है। उनका सामाजिक स्तर तथा व्यावसायिक और उनकी वैवाहिक स्थिति जन्म के आधार पर निर्भर करती है, जाति निर्धारित होती है। जबकि जनजाति की विशेषता जन्म के आधार पर नहीं तय की जाती। ये कुछ विशेष लक्षणों या फिर विशेषताओं विभिन्न प्रकार के धर्मों से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि पारसी, मुस्लिम, बौद्धिक इत्यादि। कुछ विद्वान जनजातियों को विदेशी स्वदेशी मानते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं असम के कुछ वर्ग आदिवासी माने जाते हैं। भारत में जनजाति समुदाय के लोगों के काफ़ी अत्याचार और उत्पीड़न होता रहा है, यानी कि जनजाति वे हैं जो हिंदू धर्म से अलग लोग बसे हुए हैं, वो जनजाति के अंतर्गत आ जाते हैं। जाति हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है। हिंदू समुदाय के अलावा विभिन्न प्रकार के धर्मों से जुड़ी हुई जातियों को हम जनजाति कहेंगे, जैसे कि पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, मुस्लिम हो गए। इन समुदायों के साथ बहुत टाइम से अत्याचार और उत्पीड़न होता रहा है। 19वीं सदी में जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश काल से हुआ था। इस शब्द का विभिन्न समुदायों को अलग अलग करके देखना था, जो कि जातियों की परिभाषा में नहीं आ रहे थे। आधारिक तौर पर जनजाति की अवधारणा को भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। भारत में खासतौर पर उत्तरी पूर्व राज्यों में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा भारत के अन्य राज्य जैसे कि झारखंड, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान में भी जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी समुदाय को जनजाति का दर्जा दे सकते हैं संविधान के अनुसार, और किसी भी जाति को जनजाति वर्ग में शामिल कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कई प्रावधान हैं। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था करें। संसद एवं विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16, 46, 335, 330, 332 में दिया गया है कि संविधान आदिवासी लोगों की भाषा, बोली एवं संस्कृति की रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा छठी अनुसूची में जिला परिषद के गठन में भी ये प्रावधान दिया गया है, विशेषकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में और पहाड़ी इलाकों में। 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत भारत के समतल इलाकों में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन हुआ। इसके अलावा आदिवासी सलाहकार परिषद के अंदर सदस्य अनुसूचित जाति के ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस परिषद का मुख्य कार्य, तो इस परिषद का उद्देश्य है सरकार को आदिवासी लोगों के कल्याण की सलाह देना। जिला परिषद कानूनी और प्रशासनिक कल्याण के लिए सलाह देगा और इसके बाद कल्याण के लिए स्वायत्तता भी प्रदान करेगा। इस प्रकार मजबूत संरचना स्थापित की गई है। संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एजेंडों को भी पूरा ध्यान दिया गया है। कुछ विशेषताएं हैं जनजाति वर्गों की, उनकी पहचान की। जनजाति समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी कुछ विशेषताओं में प्रभाव दिखाई दिया है। परंपरागत तौर पर जनजातियां पहाड़ी इलाके या जंगलों में पाई जाती हैं। यहाँ पर सामान्यतः मूलभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती है, जैसे कि सड़कें, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि।
इसके अलावा इन इलाकों में खेती मुख्यतः पारिवारिक परिश्रम का हिस्सा है। जनजातीय बहुत इलाकों में खेती के तौर तरीकों भी बदल चुके हैं। अब लोगों के पास अपने पशु, मछली पालन, शिकार, खाद्यान्न इत्यादि के कार्य हैं। वे खेती के परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जनजातियों के पास विकसित बाजार नहीं है ताकि वह अपना माल बेच सकें। महिलाएं इन इलाकों में गैर जनजातीय समाज की महिलाओं से ज़्यादा सम्मान पाती हैं। जनजातीय समुदाय का मुखिया अपने लोगों के हित की रक्षा करने के लिए निर्णायक भूमिका अदा करता है। स्वतंत्रता के बाद से जनजातीय समुदायों में बहुत परिवर्तन आया, बदलाव आया, लेकिन ये परिवर्तन सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं था। ये परिवर्तन मुख्य रूप से राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियों के कारण आए थे, क्योंकि सरकार ने कुछ संविधान के अनुसार विशेष प्रावधान दिए थे। 6ठी और 5वीं अनुसूची पहाड़ी इलाकों और समतल क्षेत्र के आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों एवं जनजातीय हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया। इसके अलावा कल्याणकारी नीतियां जनजातीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न जनजाति वर्गों में नए वर्गों का उदय हुआ। शिक्षा, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, व्यापारी, राजनेता इत्यादि वर्गों में भी इनकी भागीदारी देखी गई। समाज के कल्याण में भी योगदान दे रहे हैं ये कुछ जनजातियाँ। इसके अलावा बाजार के बढ़ने से जनजातीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचा है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों को भी क्षति पहुंची है। जनजातीय क्षेत्रों का शोषण होता आ रहा है। इससे उनको वंचित वर्ग हम मान सकते हैं। जनजातियाँ एवं राजनीतिक आंदोलन। भारत में जनजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक आंदोलन कर रही हैं। ये अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जो विशेषकर उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध जातियों समय समय पर आंदोलन करती हैं, जो अपने साथ उत्पीड़न हो रहा है। आदिवासी उपनिवेशिक शासन से ही विरोध कर रहे हैं। उनके जीवन, संस्कृति और आदिवासी समुदायों के बीच हस्तक्षेप के विरुद्ध भी विरोध शामिल है। परिणाम स्वरूप आदिवासी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था का सृजन किया गया, सामान्य भारतीय प्रशासन से अलग थी। कई प्रकार की विधायी और कार्यकारी कदम उठाए गए, जिनका प्रमुख लक्ष्य आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके कल्याण के कार्य करना। इसके अलावा जनजातीय वर्ग की जनसंख्या बहुमत में है। इसका प्रशासन की अनुसूचित जिला इकाई के द्वारा संचालित किया जाता है। इस कानून के मुताबिक सरकार को कुछ कानूनों को अनुसूचित इलाकों में लागू करने की ज़रूरत थी। ये कानून भारत के अन्य इलाकों से अलग थे। ये प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जारी था, हालांकि इनकी जड़ औपनिवेशिक शासन में होती थी। स्वतंत्रता के बाद जनजातियाँ अपने पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक में भाग लेने के लिए आंदोलन करती रही। आंदोलन के जरिए राजनीतिक एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहती थी। शासन की इकाइयों के बीच संबंधों में पुनः व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके अलावा राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध बनाना चाहती थी। इन संबंधों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जिला क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहती थी। राज्यों के बीच में नए राज्य को बनाने के लिए एक नया राज्य बनाने की मांग कर रही थी। उनको कुछ जनजातियां समूह विद्रोह में भी शामिल हैं। उनको इनका जन समर्थन भी मिलता है। प्रायः ये हिंसा में भी बदल जाते हैं, यानी कि ये हिंसा का रूप भी ले लेते हैं ये आंदोलन, जिसके कुछ उदाहरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंदोलन में देखे जा सकते हैं, जैसे कि नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन और बोडो आंदोलन भी शामिल हैं। गाइस, सारांश के साथ हमारी ये इकाई समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम इन फ्यूचर आपको ऐसे ही और वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। तो आइए गाइस सारांश पढ़ लेते हैं। इस इकाई में हमने तीन विभिन्न पहचान समूह जैसे कि जाति, वर्ग और जनजाति के बारे में पढ़ा। जाति वंशागत एवं विवाहिक वर्ग है, जो कि जाति जन्म से ही निर्धारित कर दी जाती है, जन्म के आधार पर होती है। ये अभी बहुत ज़्यादा बदल गई है, जैसे पहले थी वैसे नहीं है। वर्ग किसी भी व्यक्ति या समूह के संसाधनों का वितरण करता है, आर्थिक स्थिति का वितरण करता है, जैसे जो कि जाति की ही तरह होता है लेकिन जाति से अलग है। ये दोनों ही स्थायी नहीं हैं, यानी कि स्थायी रूप से कभी भी परमानेंटली नहीं रह सकते, इनको चेंज किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का वर्ग कभी भी बदला जा सकता है जब संसाधनों का वितरण बदल जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन सकता है। जनजातियों की पहचान कुछ विशेषताओं के आधार पर की जाती हैं, जो कि उनके नज़दीकी प्राकृतिक संसाधन, जंगल, महिलाओं की स्थिति गैर जनजातीय समाज से भिन्न होती हैं। जनजातीय मुख्य की भूमिका उनके समुदाय में बहुत अहम भूमिका रहती है। ये प्रमुखतः कृषि के लिए परंपरागत औजारों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन विशेषताओं में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल चुके हैं हमें। और इसी के साथ हमारी ये इकाई समाप्त होती है। तो गाइस ये थी हमारी 10वीं इकाई, जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसमें मेन पॉइंट 3 ही हैं। इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट रहेगा, जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है, जनजाति क्या होती है, इनकी जस्ट हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहीं पे हमारी इकाई समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैनल पे आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।